चलिए, तो आज हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट टूल, इसके ऊपर एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। और ये क्विक रिव्यू सिर्फ आपको चैप्टर को याद रखने में मदद करेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी रिवीजन कभी भी प्रैक्टिस का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मतलब अगर आपको एग्जाम में बेटर करना है तो आपको क्वेश्चन का आंसर लिख करके ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये रिवीजन सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको याद रखने में मदद करेगा। तो हमारे पास इस चैप्टर में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो था बैलेंस स्कोर कार्ड का। और मैंने आपको बताया था बैलेंस स्कोर कार्ड नॉर्मली 4 पिलर पे बेस्ड है। एक पिलर है फाइनेंशियल, दूसरा है कस्टमर, तीसरा है इंटरनल बिजनेस प्रोसेसिंग और चौथा है लर्निंग एंड ग्रोथ। बैलेंस स्कोर कार्ड, अगर वर्ड को ही आप ध्यान देंगे तो कहता है कि बिजनेस में अगर आपका जो स्कोर है वो सब तरीके से बैलेंस है तभी बिजनेस चलेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ हमेशा दिन रात आप प्रॉफिट 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 करते रहोगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि हर चीज सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड नहीं होता। फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना इकोनॉमिक्स का कोई बिजनेस कभी चलेगा नहीं। बट सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ही आप ध्यान देंगे, अगर बाकी चीजों पे आपने ध्यान नहीं दिया तब भी बिजनेस में दिक्कत आएगी। दूसरा फोकस होता है कस्टमर। अगर फाइनेंस के बाद सबसे ज्यादा कुछ देखना है तो आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को क्या चाहिए, आपने उसको क्वालिटी सर्विस दी या नहीं दी। तो क्वालिटी सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अगर आपको अपने स्कोर को बैलेंस करके रखना है तो आपको कस्टमर के पर्सपेक्टिव को भी देखना पड़ेगा। तीसरा होता है इंटरनल बिजनेस प्रोसेसिंग। कोई भी चीज एक बार में ठीक नहीं होती, इट विल टेक टाइम, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ लगेगा, समय लगेगा तभी ठीक होगा। आज कोई प्रोडक्ट बनाया था, वो प्रोडक्ट क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम बिजनेस बंद कर देंगे। हम उसके ऊपर काम करेंगे, प्रोडक्ट को और मजबूत करेंगे, प्रोसेस को मजबूत करेंगे। और प्रोसेस को मजबूत करेंगे तो हमारी बिजनेस की जो इंटरनल बैलेंसिंग होगी वो क्या होगी, मजबूत। मतलब यहां पे हम डिफेक्ट को दूर करने की बात करते हैं। लर्निंग एंड ग्रोथ, लर्निंग एंड ग्रोथ का मतलब होता है हर चीज को सीखिए और ग्रोथ में उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो यहां पे हमारे पास में 4 पर्सपेक्टिव है: फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ, कस्टमर। यहां एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव भी आते हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो यहां पे मैंने आपको जो पॉइंट नोट करवाया था यहां पे, उसमें था बड़े सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बैलेंस स्कोर कार्ड से पहले, उसके मैंने कुछ डेट्स बता दिए थे, कब कब क्या क्या किसने बोला है। कंपोनेंट यहां पे देखिए ध्यान से, जो मेन कंपोनेंट था बैलेंस स्कोर कार्ड का उसमें फाइनेंशियल था। फाइनेंशियल का मतलब हम किस किस चीज पे ध्यान देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आरओआई, रेसिडुअल इनकम, ईबीए, रेवेन्यू, ग्रोथ, कॉस्ट रिडक्शन एंड एसेट यूटिलाइजेशन। मतलब यहां पे उन सारी चीजों का ध्यान देते हैं जिससे लिंक प्रॉफिट से है। कस्टमर का क्या मतलब है, कस्टमर का मतलब होता है कि आपने कस्टमर को जो दिया है सर्विस, उससे कस्टमर रिटेन होगा, पुराने कस्टमर के रेफरेंस से नया कस्टमर एक्वायर होगा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की जो भी आपके पास में प्रॉफिटेबिलिटी है उस सबकी क्या करनी पड़ेगी, एनालिसिस। जैसे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाद में बताया था आपको, जिसमें हम टेक्निकली क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं हर कस्टमर का अलग अलग, और फिर देखते हैं जो कस्टमर लॉस मेकिंग है उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और नहीं हो तो एलिमिनेशन का भी हम स्टेप्स उठा लेते हैं। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में क्या है, यहां पे इनोवेशन करते हैं। आप अपने जो आपके प्रोसेस है, प्रोसेस को सुधारते हैं ताकि आप बेटर सर्विस या बेटर प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। लर्निंग एंड ग्रोथ में ये मेनली रिलेट करता है एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। आपका एम्प्लॉय जितना ही ज्यादा लर्न करेगा, सीखेगा, उतना ही बिजनेस का क्या होगा, ग्रोथ। और ऐसा करने के लिए हम एम्प्लॉय के स्किल्स, एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल इशूज के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। बात समझ में आई? तो ये 4 पिलर है बैलेंस स्कोर कार्ड के। अब बैलेंस स्कोर कार्ड के क्या बेनिफिट्स हैं? बेटर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर बिल्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग स्ट्रेटेजी, इंप्रूव्ड स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूशन, बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव्स। ये सारी चीजें आप उधर ऊपर देख ही चुके हैं। बेटर मैनेजमेंट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का कर सकते हैं। इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कर सकते हैं आप। बेटर ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट कर सकते हैं स्ट्रेटजी से, और बेटर प्रोसेस अलाइनमेंट फॉर द स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। कहने का यह मतलब है कि अगर आपने 4 चीजों को ठीक किया
तो हर चीज पॉइंट वाइज आपका अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। तो ये 4 चीज ठीक करने की जरूरत है, और कंपनियां बैलेंस स्कोर कार्ड को बहुत तरीके से इंप्लीमेंट कर भी रही है बिजनेस में। लिमिटेशंस क्या है? नो क्लियर रिलेशन बिटवीन बैलेंस स्कोर कार्ड एंड शेयर होल्डर वैल्यू। ज्यादातर जगहों पे क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट चलता है वो सिर्फ शेयर होल्डर वैल्यू से करता है। शेयर होल्डर कितना कमाया, मेजॉरिटी कंपनी में जाए शेयर का इतना ग्रोथ हो गया, ये ग्रोथ हो गया, ये ग्रोथ हो गया, मतलब कोई क्लियर लिंक नहीं है। हमारा एम्प्लॉय खुश रहेगा तो हमारी कंपनी ग्रो कर जाएगी, इसका कोई क्लियर लिंक नहीं। अगर ऐसा होता तो सारी सरकारी कंपनियां ग्रो कर गई होती। मेरी बात समझ में आई? सरकारी कंपनी में एम्प्लॉय सबसे ज्यादा खुश है। 12 बजे जाओ, 12:30 वापस आ जाओ, तब भी वो परेशान रहते, छुट्टी नहीं मिली। साल में 365 दिन में 300 दिन छुट्टी है, फिर भी छुट्टी नहीं मिली। तो कोई क्लियर पर्सपेक्टिव नहीं है। एम्प्लॉय खुश है तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल जाएगा, ये क्लियर कोई लिंक नहीं दे होता है। डज नॉट गिव सिंगल एग्रीगेट समरी ऑफ द कंट्रोल, ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, क्योंकि बिजनेस में क्या ना, ट्रिगर पॉइंट चाहिए। अगर आप बिजनेस की बात करेंगे, मैं गया और लंबा चौड़ा फिलोसफी दे आया, मैं यहां पे आया और आपको पूरा गीता का ज्ञान सुना दिया। मैंने एक बार पढ़ा, आप भगवत गीता पढ़े, देवी भागवत जो ना भागवत है ना, भागवत महाकथा जो लोग करते रहते हैं वो पढ़ें, और आप गीता पढ़ें, दोनों के अंदर आपको क्या डिफरेंस नजर आएगा? कभी अगर आप पढ़ेंगे, आपके पास समय मिलेगा, अगर आप भागवत जी पढ़ते हैं तो वहां पे आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक फिलॉसफी है। जो फिलॉसफी सिर्फ उसी को समझ आएगा जिसके दिमाग में असीम शांति है, मतलब जिसके दिमाग को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वैसा करने के लिए वहां तक पहुंचना ही बेहद डिफिकल्ट काम है। आप किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाएं, आपको गीता किताब मिल जाएगी, लेकिन भागवत नहीं मिलेगा। भागवत सिर्फ भक्तों के यहीं होता है। वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के काम नहीं आता, क्योंकि गीता में भगवान ने क्वेश्चन का आंसर दिया, ये हो जाए तो ये कर लेना। इसको हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट। यही कह रहे हैं, डज नॉट गिव सिंगल एग्रीगेट समरी। यहां पे क्वेश्चन के आंसर नहीं है, ये प्रॉब्लम होगी तो क्या सॉल्यूशन करोगे, ये नहीं है। गीता हर इंसान क्यों रखता है? क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन का आंसर है। ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये सॉल्यूशन कर लेना, इसलिए वो ज्यादा अप्रोचेबल है। भागवत ज्यादा अप्रोचेबल नहीं है, क्योंकि वो आपके तब समझ आएगा जब आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जिस पोजीशन पे फिर समझने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो जो कथा कहते हैं वो भागवत की कथा कहते हैं, वो गीता नहीं कहते। गीता तो उपदेश है। गीता में 700 श्लोक ही हैं, और लिखते हैं उसका छोड़िए। भगवत गीता इसलिए लिखते हैं क्योंकि भगवान ने बोला था, इसलिए वो भगवत गीता बोलते हैं। एक्चुअली में वो गीता है, और उसका भी एक समराइज्ड वर्जन है, उसको अनुगीता कहते हैं। उसमें और भी समराइज किया है। मेरी बात समझ में आ रही? उसके भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें लिखी हैं, बट एक किसी ने ज्ञानेश्वरी भी लिखी है, वो गीता ज्ञानेश्वरी भी है। तो वो बाद के इंटरप्रिटेशन है, ओरिजिनल वर्जन सिर्फ गीता ही है। उसमें हर ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस में मिलेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का रिप्लाई लिखा है। तो ये कह रहे हैं बैलेंस स्कोर कार्ड भी भागवत की तरह हो गया है, जिसमें हम बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन प्रूफ कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आई? प्रोवाइड कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल एंड कंफ्यूज्ड मैनेजमेंट। एक दूसरे चीज कन्फ्लिक्ट कर जाता है। अगर मैं ग्रोथ को ध्यान दूंगा तो एम्प्लॉय को दिक्कत आएगी, बोलो। अगर मैं कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देता हूं तो एम्प्लॉय की दिक्कत आएगी। अगर कस्टमर की बात करते तो एम्प्लॉय को दिक्कत आएगी। एम्प्लॉय बोलेगा मैंने ये किया, मैं लोगों ने ये, कस्टमर का ध्यान रखो, तुम कहीं भी जाओ। तो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट। इनवॉल्व सब्सटेंशियल शिफ्ट इन कॉर्पोरेट कल्चर। मतलब जो आप कह रहे हैं अगर वो हम लगा दे तो कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसा ना हो कि कहीं सत्संग की तरह दिखने लग जाए माहौल। मेरी बात समझ में आई? और कॉर्पोरेट कल्चर इज ऑल अबाउट डंडा मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट कल्चर में सिर्फ डंडा मैनेजमेंट होता है। अगर आपने ध्यान से देखा, ऊपर वाला एक करो, करना पड़ेगा नहीं तो टर्मिनेशन हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? तो वो पूरा डंडा मैनेजमेंट है, वो फिलॉसफी से चलता नहीं। ये सारे इसके लिमिटेशन है। आप अगर बैलेंस स्कोर कार्ड को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप लगाएंगे? पहले असेसमेंट कीजिए, मतलब एनालाइज कीजिए। जैसे आपको भी जीवन में बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे? आप भी हमेशा क्या करते हैं? रूटीन बना लेते हैं, चिपका देते हैं, कल निकाल देते हैं, क्योंकि जो रूटीन बनाए उस समय खुद की असेसमेंट तो किया नहीं। इंसान के साथ दिक्कत है, वो दो ही जगह सोचता है। एक तो तब जब वो बीमार हो, और एक तब जब वो सो गया हो।
यही दो जगह वो सोचता है। और इन दोनों जगह पे वो तब सोचता है जब उसका बॉडी डीएक्टिव है। जब आप सोच रहे तब सो रहे तब भी आपका माइंड डीएक्टिव है, जब आप बीमार है तब भी आपका बॉडी डीएक्टिव है, और इन्हीं दोनों जगह आप सोचते हैं। इसलिए आपकी सोच कभी इंप्लीमेंट ही नहीं होती। सोचो तब जब आप बिल्कुल क्लियर माहौल में हो, जब आप जोश में हो, तब सोचो, वो काम आपका इंप्लीमेंट होगा। बिल्कुल डिप्रेशन में सोच रहे कल मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कहां से बन पाओगे? खुद डिप्रेशन में हो, कहां बन पाओगे? इम्पॉसिबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कुछ भी करे जीवन में तो अपना असेसमेंट तो कर ले। पता लगा खुद का असेसमेंट किया नहीं, बड़ी बड़ी थ्योरी लिख दी। दूसरा कहते हैं स्ट्रेटजी, पहले असेसमेंट कीजिए फिर स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे रैंक 1 लानी है तो आपको अपना असेसमेंट करके स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी। आप दिन में पढ़ पाते 4 घंटा, सोच रहे 3 महीने में रैंक आ जाएगी, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। अगर आप पढ़ते 18 घंटा तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या आपकी बॉडी कैपेसिटी है 18 घंटा पढ़ने की, या सिर्फ रूटीन बना के चिपका देंगे? पढ़ने का मतलब पढ़ना भी होता है, सिर्फ टाइम पास करना नहीं होता, बैठ गए और बस इधर उधर हिलने। हाँ मैं तो 18 घंटा बैठा था, किया क्या? 18 मिनट का काम नहीं। स्ट्रेटजी बनाइए, स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव भी सेट कीजिए। सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने से नहीं होता, कंपनियों में बड़ी स्ट्रेटजी बनती है, आप देखो वहां पे बड़ी लंबी लंबी बात होगी, इस वाली कंपनी को खत्म करना है, स्ट्रेटजी बन गई, कैसे करोगे जी? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव डेवलप करो, मैप करो, मैप मतलब रास्ता बनाओ। क्या करो? रास्ता बनाओ। रास्ता बनाओगे, मैपिंग करोगे, तभी आप ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हो? इंप्लीमेंट। परफॉर्मेंस को मेजर करो। क्या करो? मेजर। जो काम किया उसका मेजरमेंट भी करो। आपने सोचा कि मुझे दिसंबर में रैंक लानी है, तो क्या आप एक दिन जो पढ़ते हैं वो 7 दिन जो पढ़ते हैं उसका 7वें दिन असेसमेंट करते हैं? आजकल एक कॉन्सेप्ट चल गया, टेस्ट सीरीज दे दो। ये जितने छटे हुए नालायक हो सब टेस्ट सीरीज लेने। क्यों? खुद जीवन में कुछ नहीं सोच सकते, टेस्ट लेकर के देख लेंगे। और जो बनाने वाले वो टेस्ट के नाम पे खूब मूर्ख बना रहे हैं सबको। वो कोई टेस्ट सेट तो नहीं करता है, 10 क्वेश्चन ले लिया ऊपर नीचे करके दे दिया। सेल्फ असेसमेंट ऐसे नहीं होता। आपने 7 दिन पढ़ी है तो 7वें दिन क्या आपने सोचा कि आपने 7 दिन में कितना पढ़ा है, उसमें से कितनी बातें आपके दिमाग में, आपके पास उसका कितना चार्ट बना हुआ है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं सीए फाइनल पास किया सिर्फ 4-5 महीने में, बोथ ग्रुप। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो पढ़ा सबको चार्ट में रिकॉर्ड कर दिया। मेरा खुद का बना हुआ तो मुझे चार्ट देख के समझ आ रहा है। आप मेरा वाला पढ़ोगे तो बार बार पढ़ते रहोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मेरे लिखा हुआ है तो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। और अगर ये चीज आपने खुद चार्ट में बना ली तो आपको देख के समझ आएगा। क्या आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? बट हम खुद हो गए लेजी, तो सब कुछ टीचर के भरोसे छोड़ देते हैं। असेसमेंट कैसे करेंगे आप? सोचना पड़ेगा। परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कीजिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कितना इंप्रूव कर रहा है वो देखिए। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, आप क्रिटिकल प्रोजेक्ट को एनालाइज कर दीजिए। जब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कौन कौन से फैक्टर है जिसको एनालाइज करना है। परफॉर्मेंस एनालिसिस करिए। उसके बाद अलाइनमेंट कीजिए, अलाइनमेंट बिटवीन एम्प्लॉय एट टॉप एंड बॉटम प्रोवाइड्स ट्रू सक्सेस। अगर टॉप लेवल और बॉटम लेवल पे सब एक जैसा ही सोचेगा तभी ट्रू सक्सेस है। अभी इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ, बोलिए, अगर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर कुछ और सोच रहे होते और जिनको लड़ना था वो कुछ और सोच रहे होते, तो क्या आप इतना जल्दी किसी चीज को कवर कर पाते? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए अलाइनमेंट बैठाने के लिए समय लिया जाता है, ताकि यहां से कमांड जाए और वहां एग्जीक्यूट हो जाए, समय ना लगे। क्योंकि आजकल समय ऐसा है कि अगर 10 मिनट समय लगा तो आपकी बात दूसरे को पता चल जाएगी। इसलिए इधर कमांड आया कि उधर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अलाइनमेंट हो गया। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ही पृथ्वी पे जीवन है। इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। ये पूरा का पूरा जितना भी आप सिस्टम देख रहे हैं, दिस इज रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। जो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है वो सब इवोल्यूशन है। जो आज आप कर रहे हैं वो ठीक है। बिजनेस का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है नीड को समझना। कस्टमर की नीड क्या है, लोग क्या चाहते हैं। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुआ, अब आपको खाना भी घर बैठे मिल जाता है,
लेकिन किसी दिन आउटलेट पे जाके देखे जाओ तो मैंने एक दिन एनालाइज किया, मेरे घर में भी आदत है फटाफट ऑर्डर कर देने का। मैंने कहा ये चीज वहां मिल रही 150 रुपए की, तुम्हें दिया 300 रुपए की, क्यों? डिलीवरी चार्ज, सर्विस चार्ज, फलाना चरमे के, क्यों? यहां से वहां खुद नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, ऑर्डर कर दिया, 150 का 300 दे रहे, कूड़ा कचरा सब दे दिया। खाने में तो क्या है, डिलीवरी में सिर्फ कचरा ही फेंकता है, जो कहीं नहीं बिका वो बेच दो। कितने लोग कंप्लेन करेंगे? 100 लोग लेंगे तो कोई 1% करेगा, उसका वापस दे देना, तब भी 99 प्रॉफिट तो हो गया। लेकिन वो कमा रहा है और बड़ा बिजनेस भी बनाए, क्योंकि वो समझ गया कि लोग धीरे धीरे सुस्त हो रहे हैं, जो सुस्त हो रहा है उससे कैसे कमाया जा सकता है, ये तरीका है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप कभी चले जाएं, लोग सब्जियां कैसे खरीदते हैं, मैंने देखा दिल्ली में, वो 3rd फ्लोर पे है तो नीचे नहीं उतरेंगे, बास्केट में पैसा डाल देंगे और रस्सी लगा के नीचे, और फिर बोलेंगे इसमें सब्जी भर दो ऊपर। मतलब लिफ्ट की भी बैंड बजा दिया। इस लेवल तक सुस्त लोग हो गए। तो अगर आप इवोल्यूशन करेंगे तो इसमें भी पैसे कमा सकते हैं। बोलो ना, हाँ या ना? ये सारे, ये बिजनेस क्या है? बिजनेस तो लोगों की स्टडी करने का नाम है। इंसान बाय नेचर ही सुस्त होता है। मैंने आपको बताया था कि दिमाग के एक कोने में रेप्टालियन ब्रेन चलता ही रहता है, तो वो बाय नेचर सुस्त है। आप लोगों को सुस्त बनाओ, उससे पैसे कमाओ। मेरी बात समझ में आ रही? अब मैंने अभी आपको ये दे दिया रिवीजन, मान लो इसी चीज को मैं टाइप करा दूं, थोड़ा अरेंज करा दूं, और आके ये अभी 40 मिनट बोलेंगे, उसमें 1 घंटे 15 मिनट बोल दो, वो एग्जाम ओरिएंटेड के नाम पे उसमें भी पैसे कमाओ। क्योंकि लोग क्या है सोचता, अच्छा ये बड़ा मजा आ गया। वो ये नहीं सोचता कि ये सब चीजें लिखा हुआ है, तुम जाके लिखोगे कैसे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे? तो मैं तो आऊंगा बोल के चला जाऊंगा, आपको फील होगा बड़ा अच्छा समझ आया। अब एग्जाम में एक पॉइंट के बाद दूसरा लिख ही नहीं पा रहे। तो ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन बिजनेस है। अब इवोल्यूशन को 2 एंगल से देखते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो कंपनी होती है उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उसको तो पैसा बनाना है, चाहे आप कहीं भी जाएं। एक इवोल्यूशन होता है साइंटिफिक इवोल्यूशन, जहां पे हम बाकी प्रोसेस को ग्रो करने पे ध्यान देते हैं। तो बैलेंस स्कोर कार्ड कहते हैं प्रोसेस को भी ग्रो करो, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। बात समझ में आई? अब हम चल रहे थे डू पॉइंट एनालिसिस। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो डू पॉइंट एनालिसिस था, हमने इस पे समय भी लगाया। डू पॉइंट एनालिसिस 2 तरीके का होता है, एक 3 स्टेज मॉडल और एक 5 स्टेज मॉडल। डू पॉइंट एनालिसिस में क्या है, हम रिटर्न ऑन इक्विटी को तोड़ते हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी को तोड़ने के लिए हम क्या क्या लेते, देखिए हम दिखाते नेट प्रॉफिट से सेल्स का कॉन्फ़िगरेशन, फिर सेल से टोटल एसेट का, टोटल एसेट से शेयर होल्डर इक्विटी का। अगर आप ध्यान देंगे तो सेल से सेल कट गया, टोटल एसेट से टोटल एसेट, एक्चुअल में नेट प्रॉफिट अपन शेयर होल्डर इक्विटी, यही रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है, हाँ या ना? बट हम इसको इतना डीप फैक्टर क्यों करते, फैक्टराइज क्यों करते? इसके फैक्टराइजेशन का पॉइंट क्या है? सेल्स में कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है। कई लोग क्या होते हैं, कमाते बहुत हैं, रहते हमेशा कंगाल। उनके यहां चले जाओ, मेरे पास बहुत पैसे जी, बहुत कमाते, लाना 2 लाख रुपए, नहीं मैं तो खुद दूसरे से लेके आया हूं। कमा के किया क्यों? आपकी सेल्स बहुत है, मार्जिन है ही नहीं, ऐसा सेल्स करने का क्या फायदा? मैं वहां पे बोल दूं आप 5 रुपए छोले भटूरे खाए मेरे यहां, तो लोग तो लाइन में लग ही जाएंगे। बोलो, सेल्स पता लगा हो गया 10 करोड़ का और कॉस्ट हो गई 20 करोड़ की, तो ऐसा बिजनेस चला के क्या होगा? तो हम यहां से इवेल्युएट करते हैं सेल्स के रिलेशन में प्रॉफिट का क्या परसेंटेज है। इससे रिलेट करते हैं टोटल एसेट, एसेट खरीद करके भंडार खड़ा कर दिया, मैंने भी कर दिया बहुत सारा, अभी यूज नहीं है, तो ये एसेट फिलहाल तो अनएम्प्लॉयड है। बोलो ये सर नो, एसेट खरीद के लगा रखे, क्या वो सेल्स जनरेट कर पा रहा है? अगर एसेट सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहा है तो आपका एसेट डिफेक्टिव है, इनएफिशिएंट है। तो एसेट को देखिए कि कितना सेल्स जनरेट कर पा रहा है, और फिर शेयर होल्डर इक्विटी के रिस्पेक्ट में एसेट कितना है। भाई एसेट के 2 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक फिजिकल एक फाइनेंशियल। फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन तो इंजीनियर बनाते हैं, कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे के अंदर अब मुझे देखना पड़ेगा कि लेंस का क्या है। क्या मैं लेंस के बारे में समझ सकता हूं, कितना पिक्सल है, फलाना ढिमकाना समझ सकता हूं? वैसे आप समझते हैं, आपको मोबाइल दुकान पे जाना हो तो आप पूछते हैं कितना मेगा पिक्सल कैमरा है, जैसे पता आपको ना मेगा का मतलब पता ना पिक्सल का, बट पूछ जरूर डालेंगे, यही करते हैं। तो जो उसका फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सिर्फ इंजीनियर जानता है, बोलो, लेकिन जो फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो आप जानते हैं।
अगर मैंने एसेट को 100% इक्विटी फाइनेंस किया है तो वो यहां दिख जाएगा, अगर लोन से फाइनेंस किया तो वो भी दिखेगा। ये 3 स्टेज डू पॉइंट एनालिसिस है। बात समझ में आई? इसके बाद हमारे पास था 5 स्टेज डू पॉइंट एनालिसिस। इसमें हम और एक्सटेंडेड एनालिसिस करते हैं। यहां पे हम देखते हैं सेल्स के रिस्पेक्ट में ईबीआईटी कितनी है, मतलब सेल्स पे ईबीआईटी कितना बनाया है, फिर ईबीआईटी से ईबीटी कितना है, इससे यह पता लग जाएगा इंटरेस्ट का लोड कितना है आपका। इसमें यह पता लगेगा कि ईबीआईटी कितना है, इससे पता लगेगा इंटरेस्ट का लोड कितना है, इससे पता लगेगा टैक्स का लोड कितना है। बात समझ में आई? और ये दोनों पॉइंट फिर सेम है, तो ये और एक्सटेंडेड एनालिसिस है। बट मैंने आपको बताया था अगर कुछ ना कहे तो नॉर्मली आप 3 स्टेज डू पॉइंट एनालिसिस लगाएंगे, क्योंकि जनरली हम हर जगह क्या लगाते हैं, 3 स्टेज डू पॉइंट एनालिसिस। इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन भी कई सारे थे। अब ये क्वेश्चन भी मैं एक आपको यहां पे रिवाइज करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्वेश्चन था हमारे पास, द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ टिंकू एलएलपी एंड पिंकू एलएलपी। दो अलग अलग कंपनी है। टू कैलकुलेट आरओई ऑफ बोथ कंपनी फॉर बोथ ईयर, एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द टू कंपनी ऑन द डू पॉइंट एनालिसिस। तो मैंने क्या किया, यहां पे आपके पास नेट इनकम दे रखा है, बोलिए, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एवरेज एसेट से और एवरेज इक्विटी है, दोनों दे रखा है 2021 2022, 2021 2022। तो हमने इसको एनालाइज किया। देखिए नेट इनकम 2021-22 दे रखा है, रेवेन्यू दे रखा है, बोलिए नेट इनकम डिवाइडेड सेल्स निकाल दिया। तो नेट इनकम डिवाइडेड सेल्स निकला तो पहला फैक्टर आ गया, प्रॉफिट बटा सेल्स, बोलिए। फिर टोटल एसेट्स दे रखा है तो और सेल्स ऊपर आ गया, तो हमने सेल्स बाय टोटल एसेट्स एनालाइज कर दिया, हाँ या ना। फिर एवरेज इक्विटी दे रखी है और टोटल एसेट दे रखा है, तो फिर हमने एवरेज इक्विटी और टोटल एसेट को एनालाइज कर दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म हो गई। तो क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, बोलो यस और नो। एनालिसिस में बताए कि टिंकू एलएलपी में क्या है, आरओई इंक्रीज किया है टिंकू एलएलपी का। अगर आप ध्यान से देखो तो आरओई 50 से कितना हो गया, 60, और अगर मैं इसको देखूं तो 42 से कितना हुआ, 60, हाँ या ना। तो अगर आप एनालाइज करेंगे तो जो पिंकू एलएलपी है वहां पे आरओई ज्यादा भरा है और टिंकू एलएलपी आरओई कम भरा है। तो उसी बात को समझाना था और उसके रीजंस बताने थे, बोलिए हाँ या ना। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी कराया था आपको। इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी से आता है, इवन कहीं इसी से आता है। तो यहां भी आपके पास में डिफरेंट सारे फिगर्स दे रखे थे। यहां पे आपको कह रहा था 5 कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस करो। कितना कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट। तो हमने 5 कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस लगा दिया था। यहां 5 कंपोनेंट में हमारे पास ये फॉर्मूला था, बोलिए, हमने 5 कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस कर दिया और उसके लिए हमने कैलकुलेशन अलग अलग कर दी थी। जो भी कैलकुलेशन थी अलग अलग करके फिर हमने वैल्यू निकाल दी थी और रिजल्ट का भी क्या कर दिया था, इंटरप्रिटेशन। तो ऐसे करके आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था, 2 भी किया था, 3 भी किया था, 4 9 भी किया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके थे, डू पॉइंट एनालिसिस के। 16 भी किया था। उसके बाद आ गया था हमारे पास रोना, रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। अब रिटर्न ऑन नेट एसेट्स भी एक प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर को इवेल्युएट करते हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में से फिक्सेड्स माइनस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल बिजनेस में ऑपरेशन को चलाने के लिए रखा जाता है, किसके, ऑपरेशन। तो अगर ऑपरेशन के अलावा आप एसेट देखें तो वो परमानेंट एसेट्स है। तो आपको देखना पड़ेगा परमानेंट एसेट्स के रिलेशन में नेट प्रॉफिट का रेशियो क्या है। तो परमानेंट जो हमारे पास एसेट है उसके रिलेशन में नेट प्रॉफिट के रेशियो को चेक करने को हम क्या कहते हैं, रोना। अब इसमें जो की फैक्टर था रोना का, उस पर आपने एनालिसिस की थी। इट कंपेयर फर्म नेट प्रॉफिट टू इट्स नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब परमानेंट एसेट्स। हाई रोना इंडिकेट दैट मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ कंपनी एसेट, और अगर लो हो गया तो उल्टा हो जाएगा, मतलब आप एसेट को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे। फॉर कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोना इज कैलकुलेटेड प्लांट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट अपॉन नेट एसेट्स। बात समझ में आई। इसके बाद हम आए थे बेंच मार्किंग एंड बेंच ट्रेंडिंग। यहां समझाने में मुझे कम समय लगा है क्योंकि ये थियोरेटिकल पॉइंट नहीं है, बट आपको एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए इसमें बहुत सारे सवाल करने पड़ेंगे और वो सवाल हमने क्लास में किए भी हैं। तो आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ इस रिवीजन के भरोसे नहीं रहेंगे। बेंच मार्क एंड बेंच ट्रेंडिंग, व्हाट इज बेंच मार्क है जी।
कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है जहां पे बहुत सारा एसेट एम्प्लॉयड हो, उसको कैपिटल इंटेंसिव मेथड कहते हैं। नॉर्मली सर्विस सेक्टर में एसेट का एम्प्लॉयमेंट कम होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वहां एसेट का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि वहां एसेट ही इनकम जनरेट करता है और सर्विस में इंसान जनरेट करता है, एसेट कम जनरेट करता है। मेरी बात समझ में आ रही? अब हम आ जाते हैं बेंच मार्किंग वर्सेज बेंच ट्रेंडिंग। बेंच मार्किंग क्या है? जिसका कोई सब्सटीट्यूट ना हो उसे बेंच मार्क कहते हैं। हिंदी में बेंच मार्क को दृष्टांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टांत। बेंच मार्क शब्द का पहली बार प्रयोग गीता में लिखा है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि इस तीनों लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे करने योग्य हो, जो मैं सोचूं और ना हो जाए, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रथ चला रहा हूं, क्योंकि मैं दृष्टांत बना रहा हूं कि कोई मुझे देख करके ये ना सोच ले कि भगवान आएंगे और हर कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं भी कर्म कर रहा हूं। वहां पे पहली बार दृष्टांत शब्द का यूज हुआ है। दृष्टांत का मतलब होता है जिसका कोई और सब्स्टिट्यूट ना हो। बात समझ में आई? उसी दृष्टांत को हम क्या कहते हैं? बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब होता है आप काम ऐसा करो जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, इसको कहते हैं बेंचमार्किंग। अब बेंचमार्किंग के लिए क्या करते हैं? पहले बेंचमार्किंग देखिए, बस फिर देखते हैं बेंच ट्रेंडिंग। बेंचमार्किंग इज द कंडीशन प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वंस बिजनेस प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस। मतलब जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो उससे कंपैरिजन करके आप बेस्ट पे जाइए, जिसको टेक्निकली क्या कहते हैं? बेंचमार्क। बेंचमार्क कितने तरीके के होते हैं? इंटरनल बेंचमार्किंग, यहां कंपनी अपने ही डिफरेंट डिपार्टमेंट में कंपटीशन कराती है। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, यहां आप कॉम्पिटिटर्स को डायरेक्ट चेक करते हैं। इंडस्ट्री बेंचमार्किंग, यहां जिस इंडस्ट्री में उसको चेक करते हैं। जेनेरिक बेंचमार्किंग, यहां सिमिलर इंडस्ट्री के रिजल्ट से मिलाते हैं, लंबे समय तक काम करके उसने क्या किया और मैंने क्या किया, इसको क्या कहते हैं? जेनेरिक बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के ब्रॉड टाइप क्या है? प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका बिजनेस में क्या सिचुएशन है। प्रोसेस बेंचमार्किंग, आपका प्रोसेस कितना मजबूत है दूसरे के कंपैरिजन में। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, आप कितना बढ़िया क्वालिटेटिव डेटा कंपैरिजन कर पा रहे हैं, क्वालिटेटिव डेटा कंपैरिजन। जैसे प्रोसेस बेंचमार्किंग की बात करूं, अभी इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हुआ, इससे प्रोसेस बेंचमार्किंग का भी पता चल गया। हमारे पास जो हथियार थे वो हमने कितनी बारीकियों के साथ चलाया, और आपके पास जो थे आपने कितनी बारीकियों के साथ चलाया, आपका सब फिसड्डी हो गया। इसका यह मतलब है कि आपकी प्रोसेस बेंचमार्किंग पूरी बेकार है। आपने चीजें तो बहुत इकट्ठा कर ली लेकिन सब कुछ कचरा हो गया, मतलब काम का वो नहीं हुआ। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी किसी भी बिजनेस का नींव है। आपने बहुत पहले 12th क्लास में जब बिजनेस स्टडी का चैप्टर पढ़ा होगा, तो बिजनेस स्टडी के चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग। पोस्ट कॉरव कहते हैं इसे। स्ट्रेटजी बनाना यानी प्लान करना, यह पहला स्टेप है ग्रोथ का, यहीं से ग्रोथ स्टार्ट ही होता है। लेकिन वहां पे यह भी पढ़ा होगा आपने, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज, क्या कहते हैं? प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज टू साइड ऑफ ए सिंगल कॉइन। आप प्लानिंग बड़ी बड़ी कर लें और एग्जीक्यूशन ना करें तो पूरी की पूरी प्लानिंग क्या हो जाएगी? बेकार। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों साथ साथ करना होता है। स्ट्रेटजी बनाना, जितना बढ़िया स्ट्रेटजी बनाने वाला होगा आउटकम उतना बढ़िया आएगा। कंपनियों के अंदर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के लिए अरबों खर्च कर दिए जाते, बड़े स्ट्रेटजिस्ट को रखा जाता है ताकि वो ऐसी चीज बनाए जिससे फ्यूचर में आपको क्या मिले? बेनिफिट। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। अब प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग क्या है? इंटरनल प्रिपरेशन कीजिए, डेटा कंपैरिजन कीजिए और एक्शन प्लान तैयार कीजिए। बेंच ट्रेंडिंग किसे कहते हैं? बेंच ट्रेंडिंग का मतलब होता है आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो बाकी कोई बैठा हुआ थोड़ी है, बाजार में देखते रहिए कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विसेज फ्लोट कर रही है। मैं कई बार एनालाइज करता रहता हूं, हो सकता है आपने भी एनालाइज किया हो, ध्यान देना। यूट्यूब पे ना आजकल लोग छोटे छोटे 10-10, 20-20 मिनट के वो रील्स डालते रहते, सिनेमा टाइप का नहीं बनाते। अगर आप 3-4 लोगों का देखोगे तो आपको एक बंदे ने आज कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज डाली तो उसी को थोड़ा इंप्रूव करके दूसरा डाल देगा। एनालाइज करना, कभी 2-4 बातें चेंज की, ऊपर नीचे करके डाल दी। सामने वाला लगातार ट्रेंड देख रहा है, वो देख रहा है इसने ये रील्स बना दिया
तो यहां पे ज्यादा व्यूज हो गए तो हम इसको मॉडिफाई करके अपने चैनल पे भी डाल देंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि मेरा जो व्यूअर है वो इधर की ओर शिफ्ट हो जाए। इसको हम कहते हैं बेंच ट्रेंडिंग। क्या कहते हैं? बेंच। बहुत सारी चीज अगर आप शब्दों को सोचेंगे, क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ क्या लिखा है, जो बिजनेस में चल रहा है उसी को अंग्रेजी में लिख दिया है, कुछ नया तो किया नहीं। तो अगर आप रील्स भी देखते तो उससे भी अपने काम की चीज निकाले। बेंच ट्रेंडिंग का क्या मतलब है? यूट्यूब पे देखेंगे, अगर आप कोई चलाने लगेगा न्यूज तो सब जगह एक जैसे न्यूज आने लग जाएंगे। वो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये सोच रहा हूं तो आप भी ऐसा सोच रहे हैं। हमें लगता है कहीं हमारा छूट ना जाए, हम पीछे ना हो जाए, चलो लगा दो। इसको क्या कहते हैं? बेंच ट्रेंडिंग। लगातार फॉलो करना। इसके बाद आगे सिक्स सिग्मा एंड लीन मैनेजमेंट। मैंने सिक्स सिग्मा के बारे में बोला था कि दिस इज जीरो डिफेक्ट पॉलिसी। जापान में आया सिक्स सिग्मा। जापान में बड़े सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे मैंने एक सिगरेट इंसेंटिव की भी कहानी आपको सुनाई थी। जो जापान है, जापान के अंदर क्या है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी तक दुनिया में 2 ही एटॉम बम खाने के जिसके पास एक्सपीरियंस है वो सिर्फ जापान है। बाकी तो सब न्यूक्लियर बम की बात ही करते हैं और उससे डरते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? एक्चुअल में एक्सपीरियंस उन्हीं के पास है। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जापान के अंदर डीमिलिटराइजेशन हो गया। उसने कहा मिलिट्री रखना ही नहीं, लड़ाई में पड़ना ही नहीं। अमेरिका को बोला तुमने बर्बाद किया, तुम ही हमारी सुरक्षा की गारंटी लो, तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ, तुम लो सुरक्षा की गारंटी। बट उन्होंने प्रोसेस पे बहुत ध्यान दिया। अब तो खैर वो मिलिट्री इक्विपमेंट बना रहे हैं, लेकिन मैं इनिशियल लेवल की बात करता हूं। जापान ने किस तरीके से न्यूक्लियर अटैक का बदला लिया, यह भी एक स्ट्रेटजी है यूएस से। सारे अमेरिकन को अपना प्रोडक्ट बेच दिया। बात समझ में आई? सारे अमेरिकन को अपना प्रोडक्ट बेच दिया, उसके हाथ में पकड़ा दिया। इसको कहते बदला लेना। हम तो सिर्फ सेंटी हो जाते, किसी ने एक थप्पड़ मारे तो हम 2 मुक्का मार देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? यही तो करते हैं। अगर आपको किसी ने चिढ़ाए तो आप यही सोचते मैं इसको कैसे पिन करूंगा। मैं कई बार देखता रहता हूं, अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन का एक बार रिप्लाई नहीं गया, 2 बार नहीं गया, तो उसके बाद वो क्या लिखेगा? आप रिप्लाई नहीं करते, मैं इतने समय से वेट कर रहा हूं, 5 मिनट हुआ है। 2 मैसेज साइमल्टेनियसली कर दिया, वो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, उसको लगता है मेरा रिप्लाई कैसे नहीं किया। उस चीज को पॉजिटिवली नहीं लेगा कि अगर मान लो 5 मिनट रिप्लाई नहीं किया तो हम एक बार दोबारा खुद भी पढ़ के देख लेते, क्या खुद ही समझ आ जाए। मैं नॉर्मली किसी क्वेश्चन को इमीडिएट रिप्लाई करने का नहीं सोचता हूं। क्यों? क्योंकि एक तो कई क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो आगे ऑलरेडी क्लियर्ड होगा। दूसरी बात है दिमाग को थोड़ा सोचने का समय भी दो। हम आज क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, कहीं ना कहीं से आंसर ढूंढ लेंगे, दिमाग को नहीं सोचने देंगे। दिमाग को तो बंद करके छोड़ेंगे, हम दिमाग पे प्रेशर ही नहीं डालते। सिक्स सिग्मा में उसने ये कोशिश की कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जिसमें डिफेक्ट ही ना हो, क्योंकि डिफेक्ट से 2 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, डिफेक्टिव प्रोडक्ट जाएगा तो कस्टमर वापस आएगा, रिपेयर की कॉस्ट बढ़ेगी, रीवर्क की कॉस्ट बढ़ेगी, हो सकता है कई वर्केबल ना हो तो वो स्क्रैप हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कस्टमर बहुत इरिटेट होगा तो भाग जाएगा। इसलिए उसने जीरो डिफेक्ट पॉलिसी की बात की। सिक्स सिग्मा का मतलब होता है 99.99% एक्यूरेसी, क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो मुश्किल है, तो हम इसको इंटरप्रेट करते हैं 99.99% एक्यूरेसी। देखिए, सिक्स सिग्मा इज स्टैटिकल मेथड टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड operational excellence, zero defect customer perfection. In practical world, quality and cost are interconnected. कॉस्ट अकाउंटिंग के आप मास्टर हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का फंडामेंटल पता है आपको? कॉस्ट रिडक्शन विद क्वालिटी कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग जिस दिन पढ़ाया जाता है उस दिन पहली बात यही बोली जाती है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी कंट्रोल। कॉस्ट घटेगी तो क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर बिना क्वालिटी डिटोरिएट किए हुए आपने कॉस्ट कम कर दी तो इसी को एक्चुअल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। जापान ने यह किया, डिफेक्ट को घटाया लेकिन कॉस्ट को बढ़ने नहीं दिया। आपका एम्प्लॉई बहुत डिस्टर्ब होता है, आपने पता लगाया कि 8 घंटे की ड्यूटी में वो सिर्फ 5 ही घंटा काम करता है, 3 घंटे तो वेस्ट कर देता है। तो आपने निकाला कि 3 घंटे के वेस्टेज की कॉस्ट है मेरी 100 रुपए,
आपने बोनस निकाल दिया, वेस्ट नहीं करोगे तो मिलेगा 50 रुपए, तो वेस्टेज की कॉस्ट कितनी रिड्यूस हुई? 100, गया कितना? 50, नेट बेनिफिट कितना? 50। इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड अपने यहां इंडिया में क्या कहते, तुम्हें 8 घंटे के पैसे दिए थे ना, 8 घंटे काम करो, नहीं करोगे डंडे लगाएंगे। वो बैठा तो रहता है, करता कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं करना है, कोई बात नहीं, थोड़े लेकर के ही काम करो, बट करो। In practical world, quality and cost are interconnected. It means increase in quality leads to increase in cost. Accordingly, for creating quality defects need to be determined, eliminated. Six Sigma specific focus is elimination of defect. For developing Six Sigma, following methods are important. कौन कौन सा मेथड लगाते हैं आप? मैंने यहां पे 2 नाम दिए थे आपको, एक DMAIC था, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूवमेंट, कंट्रोल। पहले डिफाइन करो, फिर मेजर करो, एनालाइज करो, इंप्रूव करो, कंट्रोल करो, पता लगाओ डिफेक्ट क्यों हुआ। मेजर करो डिफेक्ट का रेशियो क्या है, एनालाइज करो डिफेक्ट के कारण क्या है, इंप्रूव करो कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल करो आगे डिफेक्ट ना हो। दूसरा आया DMADV, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन एंड वेरीफाई। बात सिर्फ वही है यहां भी, एनालाइज करो, डिजाइन कर दो और फिर वेरीफाई कर लो, ताकि कोई गलत चीज जाए ही ना। सारी चीजें डिलीवरी से पहले क्या कर दो, करेक्ट। 7 की रोल्स ऑफ सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्स सिग्मा। एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। जिस कंपनी का टॉप लीडरशिप ही बेकार होगा, वो कंपनी क्या ही चलेगी। आप ध्यान से देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बंटवारा हुआ। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिमर्जर की बात करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि बंटवारे में अनिल अंबानी को ज्यादा अच्छी चीज दी गई बिजनेस इन कंपैरिजन टू मुकेश अंबानी। बट आज सिचुएशन क्या है? तो सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना है, सवाल यह है कि आपने उसको कैसे मैनेज किया। उसके बाद में आपके पास में चैंपियंस आपको रखने पड़ेंगे। 7th लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट अंडरस्टैंड सिक्स सिग्मा, इंटीग्रेट विद कंपनी मिशन एंड विजन। मास्टर ब्लैक बेल्ट, इसमें मैंने ब्लैक बेल्ट के बहुत सारे पॉइंट पढ़ाए थे। ब्लैक बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट है, पहले क्या है, मास्टर ब्लैक बेल्ट। ये क्या कहते हैं? 3rd लेवल एग्जीक्यूटिव एक्सपर्ट इन मेथोडोलॉजी, रिसोर्स एंड प्रैक्टिस, मतलब जिनको प्रोसेस बनाने आता है। ब्लैक बेल्ट, फुल टाइम प्रोफेशनल, एक्ट एज लीडर ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, जो उसी के लिए काम ही करते हैं, मिशन। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद आ जाएगा ग्रीन बेल्ट, पार्ट टाइम प्रोफेशनल प्रोवाइड असिस्टेंस टू ब्लैक बेल्ट, जो एग्जीक्यूशन सपोर्ट के लिए रखा हुआ है। येलो बेल्ट, सिग्निफाई एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मेट्रिक्स एंड इंप्रूवमेंट मेथड्स। येलो बेल्ट के बाद में आ जाते हैं हमारे पास में क्या, व्हाइट बेल्ट, प्रोवाइड मोस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोग्राम, जो बेसिक फीचर्स बनाता है, प्रोग्राम के बेसिक डिजाइन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट बेल्ट। जो चीज ताकतवर होगी उसका कोर्स तो बनेगा। मैंने आपको पहले क्या बोला कि जो बिकने वाला है हर कुछ बेचा जाता है, हमें एनालाइज करना है लोगों को क्या जरूरत है वो बेच दो। ये भी तो कंपनी भी तो यही करती है, लोगों की जरूरत को एनालाइज करो और बेच डालो। अब हम आ गए थे सिक्स सिग्मा वर्सेस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सिक्स सिग्मा नया कॉन्सेप्ट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, पुराना कोर्स है, पुराना कॉन्सेप्ट है। फोकस किस में है, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी में। फोकस किस में है, एग्जिस्टिंग क्वालिटी में। अब पुराना समय क्या था, आप अगर घर में रहे होंगे, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, अगर बच्चा एक चीज गलत किया उसको टोक दिया, ये गलत है। अगर आपने अपने बचपन को एनालाइज किया हो तो आपको हमेशा किसी भी अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिला होगा, गलत काम पे टोक जरूर पड़ी होगी। इसको कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब आपके अंदर कोई डिफेक्ट ना रह जाए, हम इस पे फोकस कर रहे हैं। सिक्स सिग्मा उस पे फोकस नहीं कर रहा, वह कह रहा है जो है वो है, उसको दूर कैसे करेंगे भविष्य में, उस पर ध्यान देना। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एग्जिस्टिंग चीजों को ठीक करता है, और जो हमारे पास सिक्स सिग्मा है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे काम करता है। आप इंसान है तो आपके अंदर डिफेक्ट रहेगा,
हो ही नहीं सकता डिफेक्ट ना हो। अगर बार बार मैं आपको टोकना शुरू करूं ये गलत हो तुम वो गलत हो, कुछ समय के बाद अगर हर तरफ से सब आपको यही बोलेगा तो लगेगा मेरा जीवन बेकार। ऐसे में कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैंने ये कहा कि आपके अंदर ये क्वालिटी आप इस पे काम कीजिए, आपके अंदर ये क्वालिटी आप इस पे काम कीजिए। पीआर क्या है? पीआर का जो पूरा का पूरा खेल है वो सिर्फ क्वालिटी के ऊपर है कि आपकी ये क्वालिटी हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब आपकी क्वालिटी इतनी इंप्रूव हो गई कि जो आपके अंदर अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ढक गया, वो किसी को याद ही नहीं रहा। तो सिक्स सिग्मा क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देता है। सिक्स सिग्मा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, क्योंकि जब आप फ्यूचर की चीजों पे काम करेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन करना पड़ेगा। टीक्यूएम स्टैंडर्डाइज्ड है, ये हो तो ये कर देना, ये हो तो ये कर देना, ये हो तो ये कर देना। सिक्स सिग्मा इज बेटर एंड मोर इफेक्टिव। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रिस्पेक्टिवली क्या है? लेट। अब आ जाता है हमारे पास में लीन मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप इससे पुराना वाला सिलेबस देखेंगे तो उसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस था, यहां पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे कम फोकस है। लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन मींस सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ ऑल वेस्ट एंड डिफेक्ट्स। लीन शब्द कहां यूज हुआ है मैं बताता हूं। अगर आप कभी देखेंगे तो वहां पे वर्ड यूज होता है लीन मीट, कभी वर्ड यूज होता है, आप कभी पढ़ेंगे। लीन मीट का क्या मतलब है? अगर किसी भी मीट के ऊपर के स्किन हटा दिए जाते तो उसको क्या कहते हैं? लीन। स्किन मीट या कार्केसेज के केस में हम उसको वेस्टेज और डिफेक्ट मानते हैं, इसलिए उसको रिमूव कर देते। मेरी बात समझ आ रही? किसी भी चीज को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कोई दिखाएगा लीन फिश तो उसका स्किन निकाल दिया होगा। लीन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट। क्या मतलब होता है? एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स। जैसे कोई अब आपके पास में मान लो मीट है, उसके ऊपर से जितने भी उसके अदरवाइज वेस्टेज है सब हटा दिया, उसको लीन करके क्या कर दिया? क्लीन। तो आप ये समझ सकते लीन का मतलब होता है धो करके उसको साफ करके पूरा क्लीन करके रख देना। इसको बोलते लीन डिफेक्ट। एलिमिनेशन कर दो, डिफेक्ट लेस बना दो। कैसे बनाओगे? वेस्ट को ढूंढो। कहां कहां आपसे गलतियां हो सकती है? ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूव करो, इन्वेंट्री में स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री टाइट कंट्रोल लगाओ, मोशन में मूवमेंट ऑफ पीपल दैट डू नथिंग, जो कुछ नहीं काम करता किक मार के भगाओ उसे, वेटिंग में इनइफेक्टिव पीपल और मशीन को हटा दो, ओवर प्रोडक्शन में कंट्रोल करो, ओवर प्रोसेसिंग कंट्रोल करो, उसके बाद में डिफेक्ट्स को दूर करो, लीन डिफेक्ट्स क्लियर हो जाएगा। 5 प्रिंसिपल ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या था? वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू स्ट्रीमिंग, फ्लो, पुल, परफेक्शन। क्रिएट करो कस्टमर के लिए वैल्यूज। वैल्यू वर्ड बड़ा अजीब है, कई बार आपको स्कूलों में सिखाया जाता है कि वैल्यूज सीखिए। वैसे तो आपने बहुत वैल्यूज पढ़े लेकिन सीखे कुछ नहीं। वैल्यूज का क्या मतलब है? वो चीज जिसका आप फ्यूचर में यूज कर पाएंगे। कई बार कई कहता ना इसके संस्कार बड़े अच्छे हैं, तो बोलते हैं इसको वैल्यू क्रिएशन सिखाई गई है बचपन से। क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, वैल्यू बनाएगा। वैल्यू स्ट्रीम करो, ईच स्टेप टुवर्ड्स प्रोडक्शन शेड बी इंटरलिंक्ड, कहीं भी लिंक टूट ना जाए, क्योंकि लिंक टूटेगा तो वैल्यूएशन हो नहीं पाएगी। फ्लो, फ्लो लिखा हुआ है अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ एक्टिविटी दैट एड वैल्यू टू द कस्टमर। कस्टमर के लिए जो भी वैल्यू ऐड करेगा ऐसी एक्टिविटी को कभी बंद ना करो। पुल, प्रोडक्शन ओनली व्हाट कस्टमर डिमांड, वही बनाओ जो कस्टमर डिमांड करता है। परफेक्शन, जैसे मैं बना रहा हूं रिवीजन वीडियो ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर। परफेक्शन, कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड चार्ज फॉर अचीविंग प्रोटेक्शन। चेंज, आप कंटिन्यूअस असेसमेंट करो और चेंज के लिए तैयार रहो, क्योंकि चेंज के लिए तैयार नहीं रहोगे तो आप बाजार के हिसाब से फिट नहीं बैठोगे। 5S फॉर लीन, ये सारे जापानी वर्ड हैं। सीरी, सेक्शन, सीसो, साइकास्टू, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें आप नाम रखेंगे, रिमूव कर दो अननीडेड पार्ट ऑफ मटेरियल। जैसे लीन में मैंने बताया था किसी भी फिश का स्किन हटा देते हैं, लीन हो जाता है। अरेंज करो रिक्वायर्ड पार्ट को,
कंडक्ट करो क्लीन अप कैंपेन को, कंडक्ट अबव 3 इन ऑर्डर टू गेट परफेक्शन, ऑलवेज फॉलो 4S, मतलब ऊपर वाली सारी चीजें फॉलो करते रहो। बेनिफिट्स ऑफ लीन 5S प्रोग्राम, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? इंप्रूव करेगा सेफ्टी, हायर इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, लोअर डिफेक्ट रेट, रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्शन एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इंप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल, बेटर एसेट यूटिलाइजेशन, बोलिए, एनहेंस एंटरप्राइज इमेज। लीन 6 सिग्मा, लर्न फ्रॉम बुक बोला था, ये ऐसे ही पढ़ लेना है, इसका कुछ ऐसा यूज नहीं था। अब हम आ गए थे प्लान डू चेक एक्शन, PDCA। प्लान डू चेक एक्शन के डायग्राम समझने हैं आपको। स्पेसिफिकेशन से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन से फिर स्पेसिफिकेशन हो जाता है। स्पेसिफाई करो, प्रोड्यूस करो, इंस्पेक्ट करो, गलती है, फिर स्पेसिफाई करो, प्रोड्यूस करो, इंस्पेक्ट करो, दिस इज कॉल्ड टेक्निकली हिट एंड ट्रायल मेथड। बनाओ, देखो, सोचो, समझो, डिफेक्ट है, फिर बनाओ, देखो, सोचो, समझो, ये साइकिल चलाते रहो। उसके बाद इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया, कह रहा है डिजाइन करो, प्रोड्यूस करो, सेल करो, रीडिजाइन करो, रीसेल करो, फिर वही करो। मतलब कोई भी चीज रातों रात ठीक नहीं होती, इसलिए आपको साइकिल चलाना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्लान डू चेक एंड एक्शन। बिल्कुल गलत डिजाइन हो गया तो रीडिजाइन करना पड़ेगा ना। जैसे आपने अपनी पढ़ाई का डिजाइन किया, आपको लगता है डिफेक्टिव है, हटा दो, दोबारा डिजाइन करो। आजकल ये भी तो दिक्कत है ना, अभी किसी को बोल दो कि चीजें बहुत पुरानी हो गई, आप बहुत पहले पढ़ चुके, अब मैं दोबारा क्यों पढ़ूं, ऐसे बोलेगा जैसे पढ़ के आपका उपकार करेगा। तुमने 3 साल पहले पढ़ी, उस समय सिचुएशन अलग था, अब सिचुएशन अलग है, तो बदलेगा नहीं बदलेगा। बट नहीं, उनको लगता है मैं एक चीज पढ़ लूं, उसके बाद में उसी चीज को इधर उधर करके निकलता रहूं। तो क्या आप कभी भी बेस्ट तरीका लगा पाएंगे? नहीं, बेस्ट तरीका नहीं लगा सकते। कितनी भी अच्छी पढ़ाई होगी, 1 साल के अंदर वो पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिजिटल एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजिटल एनवायरनमेंट में कैसे करें? इसमें बहुत अच्छी बात है, राइट टाइम, राइट डिसीजन, राइट पर्सन। टाइमिंग सही हो, डिसीजन सही हो, सही पर्सन ले। MIS में क्या क्या इंक्लूड है? मैनेजमेंट। सबसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, 3 चीजें। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है बताइए? कोऑर्डिनेशन करना इंफॉर्मेशन के नीड को। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है डेटा कलेक्ट करना डिसीजन के लिए। सिस्टम का मतलब होता है मींस डूइंग थिंग इन सिस्टमेटिक मैनर। डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपके पास है वो क्या क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन। मैंने बताया था ऑफिस ऑटोमेशन क्या है, मेरे पास कोई ऑर्डर आया, ऑटोमेटिक प्रोसेस के लिए चला गया, जिसको कहते हैं ऑटोमेशन सिस्टम। वो वेट नहीं करना पड़ेगा। आजकल आप क्या चाहते हैं? आजकल कस्टमर क्या चाहता है? मुझे इंतजार ना करना पड़े। कई बच्चा अभी वेबसाइट पे ऑर्डर करेगा, 2 मिनट हुआ है, सर मेरा ऑर्डर प्रोसेस हो गया। टाइम नहीं चाहिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर और इंटरनेट ने हर चीज को आसान और कॉम्प्लिकेटेड दोनों कर दिया, क्योंकि हम सिस्टम पे सब सिस्टम और सब सिस्टम पे फर्दर सिस्टम इतने बनाते जा रहे हैं कि एक समय आएगा कि जितनी नसें आपके दिमाग में, उससे ज्यादा तार कंप्यूटर में हो जाएंगे। अभी भी कंप्यूटर का CPU देखेंगे तो आपको लगेगा कितने तारे लगी हैं उसके अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? ओवर द पीरियड वो तार नहीं हटेंगे तो चिप लग जाएंगे, बट चिप तो लगेंगे ना उतने। मेरी बात समझ आ रही? सोचने के लिए क्या चाहिए? दिमाग। दिमाग चाहिए, यहां हो वहां हो। जितना ज्यादा सोचेंगे उतने चिप्स लगाने पड़ेंगे आप। अब वो जितना चिप लगेगा, चूंकि वो मैनेजमेंट है, ऑटोमेटिक तो कुछ समझता नहीं, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक ही इंसान 10 जगह पे खड़ा हो जाता है। जैसे आप पुराने टाइम के टीवी सीरियल में देखते हैं, इसने माया रच दिया, एक रावण 10 जगह दिख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो वही है, एक ही इंसान 10 जगह एक जैसा दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो चीजें आपने पहले सुनी है वो सब दिख रहे, इसका मतलब पहले सिस्टम और इंप्रूव्ड था। अभी हम उस इंप्रूवमेंट की ओर जा रहे हैं।
डिफरेंशियल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का डिफरेंशियल लेवल क्या क्या हो सकता है? ऑपरेशनल, टेक्टिकल। ऑपरेशनल क्या है? जैसे अभी मान मुझे बताओ, इंडिया ने पाकिस्तान पे ऑपरेशन किया, ये क्या था? टेक्टिकल मैनेजमेंट। टेक्टिकल मैनेजमेंट का इमीडिएट जरूरत पड़ेगी, इमीडिएट बैंड बजा देंगे, इसको क्या कहते हैं? टेक्टिकल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, अभी आप देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर कल आए, वो कहते हैं कि मैंने कोई बात नहीं की है, जो भी बात हुई है वो डीजीएमओ लेवल पे ली है। डीजीएमओ का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है। ऑपरेशन को हमने सस्पेंड किया है, ऑपरेशन को क्लोज नहीं किया। ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टेक्टिकल इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन बहुत ही लंबा वक्त लेता है। जैसे कोई पाकिस्तान का आ जाएगा तो बोलेगा मेरे पास में 1 किलो के एटम बम है, 1 पाव के एटम बम है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसको बोलते टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, हाथ से उठा करके दूसरे पे फेंक के भाग गया, वो स्ट्रेटेजिक नहीं है। उसको क्या कहते हैं? टेक्टिकल। स्ट्रेटेजिक नहीं है वो, क्योंकि स्ट्रेटेजिक का तो मतलब होता है कि अगर किसी को खत्म ही करना है तभी चलाना है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है जिसमें बहुत बारीकियां होती हैं। क्या होती हैं? बहुत बारीकियां होती हैं, बहुत सोच समझ के जिसको इस्तेमाल करना होता है। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोल। हम इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों बनाते हैं? अभी मुझे चाहिए, एक क्लिक पे सब नजर आ जाएगा, इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी सीईओ आया, कहता है मुझे डेटा दिखाओ, तो क्या बोलेंगे? आप बैठिए, हम बना के लाते हैं 4 दिन बाद। उसके पास उतना वक्त है नहीं, उसको इमीडिएट सब कुछ चाहिए, एक क्लिक पे। टू हाईलाइट क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। क्रिटिकल फैक्टर क्या है? जैसे आपने कैपिटल बस्टिंग में हो सकता है सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़ी हो, पढ़ा है आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस कैपिटल बस्टिंग में? नाम सुना है? कैपिटल बस्टिंग में जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते तो देयर आर फैक्टर्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर, ये सारे फैक्टर है जिसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। सारे फैक्टर को लिख दो और डंडा चलाओ, जो सबसे पहले हिट हो जाए उसको मोस्ट सेंसिटिव बोलते हैं। मतलब जहां पे गैप सबसे कम है उसको बोलते हैं सेंसिटिव या क्रिटिकल। किसी के हाथ पे गोली लग जाए मरेगा नहीं, पैर में लग जाए मरेगा नहीं, सर में लग जाए इमीडिएट साफ, इसको बोलते हैं क्रिटिकल फैक्टर एनालिसिस। इसलिए जब आप चलते हैं बाइक पे तो आप हेलमेट लगाते हैं, क्योंकि अगर सर में चोट लगी तो बचने के चांसेस कम है। ये क्रिटिकल फैक्टर है। तो जब हम एनालाइज करते हैं तो क्रिटिकल फैक्टर को एनालाइज करते हैं। किसको एनालाइज करते हैं? क्रिटिकल फैक्टर। टू यूज टूल एंड टेक्निक अवेलेबल अंडर सिस्टम फॉर प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विस टू द कस्टमर। भाई हर का यही ऑब्जेक्ट है कि बेस्ट सर्विस दे कस्टमर को। टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कस्टमर आपकी ओर खींचेगा तो आपको फायदा मिलेगा। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर बिजनेस प्लानिंग फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बिजनेस प्लान में भी आपको क्या मिलेगा? सपोर्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ मिस रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट है। समरी रिपोर्ट मतलब एक्चुअल चीज बता देते। ट्रेंड रिपोर्ट, क्या चल रहा है बाजार में वो बताते हैं। इसके बाद प्रेडिक्टिव रिपोर्ट, फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं। एक्सेप्शनल रिपोर्ट, किसी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के बारे में बताते हैं। ऑन डिमांड रिपोर्ट, जब रिक्वायर्ड हो तब बताएगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करेगा। इन्वेंट्री रिपोर्ट, इन्वेंट्री के सिस्टम को चेक कराएगा। उसके बाद में आ जाता है सेल्स रिपोर्ट, ये सेल्स के बारे में बताएगा। बजटरी रिपोर्ट, ये आपको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये आपके कंपनी में प्रोडक्शन क्या चल रहा है उसके ऊपर बताएगा। कैश फ्लो रिपोर्ट, ये इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताएगा। कॉस्ट अप्रोच, वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड अदर कॉस्ट की एनालिसिस करेगा। डिजिटाइजेशन प्रोसेस, आजकल हर चीज डिजिटाइज हो रहा है, इंसान खुद डिजिटाइज हो गया, जाने की जरूरत नहीं, एआई के थ्रू आ जाओ। अब आप देखते कई जगह पे अब न्यूज एंकर भी एआई वाले आ जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन प्रोसेस। बार कोडिंग एंड डी कोडिंग, क्यूआर कोड रीडर आ रहा है, बार कोड रीडर आ रहा है, आपने इधर किया स्कैन करके ले लिया। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम,
कहीं पे आप किसी मॉल में जाए, कहीं पे बड़े बड़े आजकल जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वहां पे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम रखा रहता है। आपका फेस पहचानेगा तो दरवाजा खुलेगा, नहीं तो खुलेगा नहीं। बैठे रहिए। पहले तो हैंड वाला आता था, फेस रिकॉग्निशन भी आने लग गया। और ये बात बहुत पहले, आपने एक मूवी आई थी क्रिस, उसमें देखा होगा। बोलो, बोला कंप्यूटर तो बना दिया, तुम खोल लेना, क्योंकि तो सिर्फ मुझे पहचानता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अदरवाइज तो तुम कर ही नहीं सकते कुछ भी। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग एंड इनवॉइसिंग। आजकल ई कॉमर्स बैंकिंग तो हर जगह ही, बैंकिंग फटाफट टिक 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 करते रहते। ईआरपी एंड डिसएडवांटेज। अब हम चले ईआरपी पे। ईआरपी में पहले बहुत था पुराने सिलेबस में, अब ईआरपी में बहुत ही कम है। ईआरपी का मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, फाइनेंशियल सिस्टम, स्टॉक मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, एचआरएम, सबको इकट्ठा इंटीग्रेट कर दिया। एडवांटेज क्या है? सब कुछ ऑटो हो जाता है इसमें। ऑनलाइन इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, ऑर्डर का फुलफिलमेंट हो जाएगा, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यूज कर लेते हैं, और फिर प्लेंटी ऑफ डेटा डाउनलोड कर सकते हैं इवेल्युएशन और एनालिसिस के लिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, मॉडर्न ईआरपी डेटाबेस। मॉडर्न ईआरपी डेटाबेस में आप क्या लेंगे? ईआरपी ट्रांसफॉर्ड इनटू क्लाउड बेस्ड ईआरपी। आजकल ये बहुत चलता है, हम भी हमारे यहाँ सीए ऑफिस में पूरा क्लाउड सिस्टम इंप्लीमेंट करने का प्लान बना। क्लाउड में क्या है? सब डेटा क्लाउड पे है, आप कहीं भी है डेटा एक्सेस करके काम कर सकते हैं। यानी क्लाउड जो है वो एक तरीके से वर्चुअल ऑफिस का कॉन्सेप्ट लेके आ गया। डेटा आपको सेफ भी है और जब चाहिए तब एक्सेसिबल भी है। एडवांटेज एंड एनालिटिक्स, प्रोवाइड डीप एंड एक्यूरेट रिपोर्ट दैट क्या लिखा था? प्रोवाइड डीप एंड एक्यूरेट रिपोर्ट दैट रीलोकेशनाइज एमआईएस। ये कह रहा है डीप और एक्यूरेट रिपोर्ट है, जो आपके पास में रिपोर्ट है उसको रीलोकेशनाइज करता है। कहीं भी आप देख सकते हैं, जहां भी चाहे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। क्लाउड कनेक्टिविटी मैंने बता ही दिया। एआई एंड मशीन लर्निंग, एआई और मशीन लर्निंग के बारे में जानते हैं। आजकल अगर आपको कुछ भी करना है तो आपके पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस, टीपीएम। पिलर्स ऑफ टीपीएम क्या है? इंप्रूविंग इक्विपमेंट। अगर आप टीक्यूएम करेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव करिए, टीपीएम करेंगे तो एसेट को इंप्रूव करो। आपकी क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की कितनी भी अच्छी और आपका एसेट ठीक नहीं तो क्या ही कर लेगा। इसलिए एसेट के इंप्रूवमेंट को भी ठीक करने की आवश्यकता है। इंप्रूविंग इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस बाय टारगेटिंग द मेजर लॉसेज, इंप्रूविंग इन्वॉल्विंग ऑपरेशन इन डेली रूटीन मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, इंप्रूविंग मेंटेनेंस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस, ट्रेनिंग एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड, लाइफ साइकिल इक्विपमेंट मैनेजमेंट। 6 टाइप्स ऑफ मेजर लॉसेज। कौन कौन से लॉस हो सकते हैं? ब्रेकडाउन लॉस, सेटअप लॉस, आइडलिंग लॉस, स्टॉपेज लॉसेज। इसके बाद स्पीड लॉसेज, बहुत स्पीड, जैसे गाड़ी को चला देंगे 100 से ऊपर में तो गाड़ी चलेगी तो पहुंच तो जल्दी जाएंगे, लेकिन उसी स्पीड से टायर भी डिस्ट्रॉय होगा और पेट्रोल भी। क्वालिटी एंड रीवर्क लॉसेज, इक्विपमेंट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट लॉसेज। बेनिफिट्स ऑफ टीपीएम। टीपीएम के बेनिफिट्स क्या हैं? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को डिक्रीज करेगा, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएगा, एक्सीडेंट को रिड्यूस करेगा, फॉलो अप पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर को फॉलो करेगा, हायर कॉन्फिडेंस लेवल दिखाएगा, कीप द वर्क प्लेस, फेवरेबल चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द ऑपरेशन। उसके बाद में अचीव गोल बाय वर्किंग एज टीम, और फिर हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट इन ऑल एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, शेयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, वर्कर गेट फीलिंग ऑफ ओनिंग द मशीन। मतलब सब कुछ वर्कर के हाथ में होता है तो उसको लगता है मैं मशीन का क्या हूं? मालिक। स्टेप्स फॉर इंप्लीमेंटिंग टीपीएम, कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे? डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? टॉप मैनेजमेंट को। एजुकेशन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, फॉर्मेलाइज करना पड़ेगा पॉलिसीज, मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी, पायलट इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा,
प्लांट वाइड इंस्टॉलेशन होगा, इंट्रोडक्शन ऑडिट होगा, प्रोसेस ऑडिट, सर्टिफिकेशन, टीपीएम अवार्ड, ये सारी चीजें होंगी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या आएगा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मैं पहले ही बता चुका हूं, आप जो एग्जिस्टिंग क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने पे ध्यान रखते हैं। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट 5 पर्सपेक्टिव पे बेस है। किस पे? कॉन्फ्रेंस टू स्पेसिफिकेशन, जो बोला वो करेंगे, मतलब एग्जिस्टिंग बात करते हैं। फिटनेस फॉर यूज, वैल्यू फॉर प्राइस पेड, जो आपने पे किया उतनी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। सपोर्ट सर्विस और साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया। 3 की इशू इन टीक्यूएम। इंप्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को क्या करते हैं? इंप्रूव। विजन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग थ्रू एनुअल क्वालिटी, कॉर्पोरेट कल्चर फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्या है? प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट। क्वालिटी फेलियर कॉस्ट क्या है? इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। और कंपोनेंट ऑफ टीक्यूएम क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एसेंशियल क्या है टीक्यूएम के लिए? कस्टमर का फोकस रखिए, कस्टमर को सोच के काम कीजिए, हमेशा इंप्रूवमेंट में लगे रहिए, एम्प्लॉय को एम्पावर कीजिए, क्वालिटी टूल को यूज कीजिए, प्रोडक्ट को डिजाइन कीजिए, प्रोसेस मैनेजमेंट कीजिए, सेल क्वालिटी कीजिए। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ टीक्यूएम में क्या क्या आया था? क्वालिटी कंट्रोल फ्रॉम पास्ट डेटा एनालिसिस, क्वालिटी एश्योरेंस मींस एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स, और क्वालिटी मैनेजमेंट मींस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और जो स्टेप्स लेना है वो नॉर्मल आपको स्टडी करनी थी। स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ये एसक्यूएम, ये मैंने आपको बताए थे। स्टेटिस्टिकल मैथमेटिकल मेजरमेंट है कि हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है उसका क्या इंप्लीकेशन है। SQC is application of a statistical technique to determine whether the output of a process conform to the product or services. SQC is implemented through control chart that are used to monitor the output of process and indicate the presence of problem requiring future decision. ये मैथमेटिकल डेटा इंटरप्रिटेशन है जिससे हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी को मैच कर पाया या नहीं। इसमें 2 तरीके के काम होते हैं, एक होता है वेरिएबल और दूसरा क्या होता है? एट्रीब्यूट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ए कंट्रोल चार्ट इज टाइम ऑर्डर डायग्राम टू मॉनिटर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिस्टिंग ऑफ क्या है? नॉमिनल वैल्यू और सेंटर लाइन, द एवरेज ऑफ द सेवरल सैंपल। 2 कंट्रोल लिमिट यूज करते हैं आप, लोअर और अपर। डेटा पॉइंट को चेक करते हैं, और यहां पे मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाया था कि SQC कैसे आप यूज करेंगे। कंट्रोल चार्ट पर्सपेक्टिव और एडवांटेज क्या क्या है? एक कंट्रोल चार्ट इंडिकेट वेदर प्रोसेस इज इन कंट्रोल और आउटपुट आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब यहां पे मैंने आपको बताया था कि ये लोअर है या अपर है, अगर इस बीच में चल रहा है तो क्या है? कंट्रोल, अगर इस लाइन को क्रॉस कर गया तो आउट ऑफ कंट्रोल। It ensure product quality level. It warn in time if process is rectified. At time, scrap or percentage rejection can be reduced. It provides information about the selection of process and setting of tolerance limit. Types of control chart क्या क्या है वो देखिए। हमारे पास वेरिएबल में क्या आया था? X चार्ट, R चार्ट और सिग्मा चार्ट। और एट्रीब्यूट्स में क्या आया था? N चार्ट, NP चार्ट, C चार्ट और U चार्ट। इसके बाद मैंने आपको इसमें बता दिया था कंट्रोल चार्ट में क्या क्या आता है। कंट्रोल चार्ट ऑन एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल, इट मींस क्वालिटी कैन बी कंट्रोल्ड आइदर थ्रू एक्चुअल मेजरमेंट, मतलब डायमेंशन, वेट, स्टैंडर्ड ETC, और थ्रू एट्रीब्यूट्स, यस और नो। वेरिएबल चार्ट इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ द जॉब डायमेंशन एंड आइटम एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इफ इट्स डायमेंशन आर विद इन और बियॉन्ड द फिक्स्ड टॉलरेंस लिमिट। अगर टॉलरेंस लिमिट के अंदर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर टॉलरेंस लिमिट के बाहर है तो आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आया था डेटा डेवलपमेंट एनालिसिस। मैंने डेटा डेवलपमेंट एनालिसिस को बताया था कि आप आउटपुट और इनपुट का रेशियो चेक कीजिए, वेरिएंस के एनालिसिस कीजिए, वेरिएंस के लिमिट्स को चेक कीजिए और फिर एनालाइज कीजिए। 2 वेज ऑफ मेंटेनिंग एफिशिएंसी, एक है सेम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट, और एक है आउटपुट ओरिएंटेड मॉडल का मतलब होता है आउटपुट इंक्रीज कर दिया, इनपुट क्या हो गया? सेम, मतलब सेम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट। दूसरा है इनपुट घटा करके आउटपुट क्या कर देते हैं? ज्यादा। इनपुट ओरिएंटेड मॉडल, इट मीन सेम आउटपुट एट रिड्यूस्ड इनपुट, मतलब इनपुट घटा दिया, आउटपुट सेम है। एडवांटेज क्या है? नो नीड ऑफ सेपरेट मैथमेटिकल फंक्शन, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट आउटपुट रेशियो, कैपेबल ऑफ मेजरिंग इनपुट आउटपुट रेशियो, source of efficiency and can be utilized efficiently.
और उसके बाद डिसएडवांटेज लिखाया था। डिसएडवांटेज में क्या आ जाता है, सेंसिटिविटी सिलेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का सिलेक्शन बहुत सेंसिटिव काम है, बहुत मुश्किल काम है। हायर एफिशिएंसी ऑफ वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ एफिशिएंट फर्म इंक्रीज विद इनपुट आउटपुट वेरिएशन। नॉन यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेट ऑफ इनपुट और आउटपुट। स्टेप्स क्या लेंगे आप इसको एनालाइज करने के लिए, डेटा को कलेक्ट कीजिए, उसके बाद में डीप सॉफ्टवेयर का यूज कीजिए, डेटा को अरेंज कीजिए, मॉडिफाई कीजिए और अपने लायक बनाइए। तो ये था हमारे पास में चैप्टर नंबर 2। मेजॉरिटी पार्ट इसका थ्योरी है, एक ही प्रैक्टिकल पार्ट है जिसका नाम क्या है, डुपॉन्ट एनालिसिस। अगर आप इसके स्कैनर में जाएंगे तो स्कैनर में आप देख सकते हैं क्वेश्चन के ट्रेंड क्या है। स्कैनर में 2016 के भी क्वेश्चन लगे हैं सिलेबस वाले। अगर 16 सिलेबस में जाएंगे तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन किसके दिखेंगे, थ्योरी वाले। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए हैं, और ये क्वेश्चन तो कितनी बार आया डुपॉन्ट एनालिसिस का, तो वो मैंने आपको कराया था। उसके बाद यहां से थ्योरी और प्रैक्टिकल क्या आ रहे हैं, मिक्स। लेकिन अगर मैं नए सिलेबस में चलूं, सिलेबस 2022 में, तो अगर आप एनालिसिस कीजिए तो देखिए दिसंबर 23 का ही देखिए, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, बोलिए। और फिर उसके नीचे क्या आ गया, थ्योरी। 7 और 7 कितने हो गए, 14। फिर अगले साल चलिए एक प्रैक्टिकल आ गया, इस बार दोनों ही प्रैक्टिकल ही आ गया। फिर आप देखिए दिसंबर में तो 7 थ्योरी 7 प्रैक्टिकल। अगर मैं एवरेज एनालिसिस कर रहा हूं तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है, एक थ्योरी, और मोस्टली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां आता है वो डुपॉन्ट एनालिसिस का। वैसे बाकी भी थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। तो इस वीडियो को यहां पे बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था कॉन्सेप्ट को रिव्यू करना, बट ये कोई राइटिंग रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग का सब्स्टिट्यूट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।